हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेशन क्लासेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीएस स्पेशल टेस्ट सीरीज। और इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 51 का डिस्कशन करने वाले हैं। और यह जो सेट है यह 20/9/2024 को चला है। यह सेट रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया जाता है। तो यह सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा जो कथन है वह गलत है। इनका जन्म ईसा के 6वीं शताब्दी के अंत में अरब में हुआ था, बिल्कुल सही है। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने एक नए धर्म इस्लाम का प्रवर्तन किया, बिल्कुल सही है। मुस्लिम संवत जो हिजरी कहलाता है वह 622 ईस्वी में आरंभ किया गया था, यह भी सही है। पैगंबर मोहम्मद साहब का मृत्यु 832 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल गलत है। इनका जो मृत्यु था वह 632 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। 2 नंबर में मिलान करना है, सूची 1 और 2 को मिलाना है। सबसे पूर्वोत्तर बिंदु हो जाएगा आलमगीरपुर। यह हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी किनारे यूपी में था, उत्तर प्रदेश में था। सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा दैमाबाद जो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे है। सबसे पश्चिमी बिंदु हो जाएगा सुतकागेंडोर जो पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे है। सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा मांडा जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर। सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सबसे पश्चिमी बिंदु सुतकागेंडोर हो गया। सबसे उत्तरी बिंदु मांडा हो गया। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था। इसका नेतृत्व जनरल सर डेविड बेयर्ड के द्वारा किया गया था, 1 नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस का संबंध एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से नहीं था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था 1784 ईस्वी में और इन तीनों का संबंध इससे है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना किया गया था। समानांतर सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में किया गया था और यह 1943 से 45 तक चला। और इसकी स्थापना बलिया, तामलुक और सतारा ये तीनों जगह किया गया था। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 3, 4। और समानांतर सरकार की स्थापना 4 जगह पर किया गया था। एक हो गया बलिया, दूसरा तामलुक, तीसरा सतारा और चौथा आपका हो जाएगा तलचर। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, उपयुक्त कथन में किसका है। तो यह जो कथन है यह H.J. खांडेकर का है। 2 नंबर सही हो जाएगा H.J. खांडेकर। आगे देखिए 7 नंबर में कहा गया है कि बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कौन सा कथन गलत है। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई को इसकी घोषणा किया गया था और यह 16 अक्टूबर को यह प्रभावित हुआ। विभाजन ने बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला लिया, बिल्कुल गलत है। इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में से वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। तो आपका 1 और 3 सही है, 2 नंबर गलत है। तो 7 का केवल 2 गलत है। आगे देखिए 8 नंबर, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इन तीनों में से कौन सही है। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल देश के अलवार और नैनार संतों के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। भक्ति आंदोलन के समर्थन अधिकांशतः संत महात्मा ब्राह्मण थे, बिल्कुल सही है। अब ब्राह्मण थे, सही है। भक्ति आंदोलन के संतों ने धार्मिक कर्मकांड का खंडन किया था, यह भी सही है। तो इसमें से आपका तीनों कथन सही है, उपयुक्त में से सभी है। मुगल साम्राज्य कई इकाइयों में बटा हुआ था, उनका सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा सूबा, सूबा के बाद सरकार आ जाएगा, सरकार के बाद परगना, परगना के बाद गांव। इन 4 भागों में बटा हुआ था। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर में कहा गया है कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बनाया गया। भारत में पहला फैक्ट्री कानून को 1881 में लागू किया गया था और यह इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही पहला फैक्ट्री अधिनियम लागू किया गया। अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। 1845 ईस्वी में पहला अंग्रेज सिख युद्ध हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ, बिल्कुल सही था। यह पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था, यह भी सही है। 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए और उसके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ। तो तीनों कथन आपका सही है, 1, 2, 3। किन 2 जैन तीर्थकरों के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख किया गया है। जैन धर्म का संस्थापक या प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव है
और यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वान के विचार का मिलान कीजिए। एक तरफ विद्वानों का नाम दिया गया और दूसरी तरफ आर्यों के मूल निवास दिया गया है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का जो मूल निवास था वह मध्य एशिया में था। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। दयानंद सरस्वती के अनुसार यह हो जाएगा तिब्बत में। गंगानाथ झा के अनुसार हो जाएगा ब्रह्म ऋषि देश और प्रोफेसर पेनका के अनुसार हो जाएगा जर्मनी। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 4 3 1 5 2। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में किन कारणों से किया गया था? भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। तो ये ऑप्शन को देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के विरोध में किया गया, बिल्कुल सही है। काउंसिल में प्रवेश कर अंग्रेजों को मनमाने ढंग से कार्य न करने देने के लिए भी स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। यह भी इसका उद्देश्य था। भारतीयों के द्वारा उस आशय की अनुभूति की कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो तीसरा नंबर गलत है। भारतीयों को प्रशासन नहीं बल्कि आजादी चाहिए था। तो 3 नंबर गलत हो जाएगा। इसमें 1 और 2 ही सही है। विजयनगर के विरुद्ध तालकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने गठबंधन बनाकर आक्रमण किया था? तो 3 राज्यों का जो गठबंधन था वह था बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। 1 नंबर सही हो जाएगा। और तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था और इसको राष्ट्रीय तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? तो भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो स्वतंत्रता के बाद जन्म ली है और यह पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। लेकिन आजादी के बाद बोला है कि आजादी के बाद जन्म लेने वाला पहला राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों के द्वारा किए गए अहम बदलाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। तो इसमें से आपका 3 नंबर जो है गलत है, बाकी 2 को सही है। कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही है। भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया था, यह भी सही है। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त किया गया, तो यह गलत है। जमीन को जब्त नहीं किया गया था। तो इसमें से केवल 3 सही होगा। लुसितानिया नामक जहाज किस देश का था? लुसितानिया नामक जहाज ब्रिटेन का था, ब्रिटिश का था और यह जो था इस जहाज को जर्मनी के द्वारा डुबा दिया गया था। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इस समझौते को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर सही हो जाएगा। हनोई समझौता मार्च 1946 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर में मिलान करना है। 1556 का संबंध हो जाएगा। इस वक्त पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और इसका संबंध हो गया हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के द्वारा दिल्ली में कत्लेआम किया गया था। तो 20 का 3 नंबर सही होगा। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने किया? तो इस समिति की अध्यक्षता अशोक मेहता के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया, जो आपको यहाँ पे दिया गया है। बलवंत राय मेहता का समिति का गठन 1957 में किया गया था और इन दोनों का संबंध पंचायती राज से था। जगजीवन राम को बाबू भी कहा जाता है। आगे देखिए कि भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में किस आयोग की स्थापना किया था? 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 के ए में किया गया है। अगर बात करें कि पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 के बी में किया गया है। आम आदमी पार्टी के गठन कब किया गया था? आम आदमी पार्टी का गठन 2012 ईस्वी में किया गया। 3 नंबर सही है। आगे देखिए निम्नलिखित में किसे संघ शासित प्रदेश के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? तो लक्षद्वीप के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। अगर बात करें पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। उपराज्यपाल कहा जाता है। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर किया था? तो यह जो तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया वह आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था। 3 नंबर सही है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 1964 ईस्वी में के संथानम समिति के सिफारिश पर किया गया था। भारतीय संविधान के 21वें संविधान संशोधन में
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भाषाओं को 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है। 3 नंबर सही हो जाएगा। और 8वें अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषा था और वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। सरकार के द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून डैश के अनुसार होना चाहिए। जो प्रत्येक कानून है वह संविधान के अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधारों से था। तो 2 नंबर सही हो जाएगा, निर्वाचन सुधार। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया गया। राज्य विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 में है। अगर बात करें अनुच्छेद 169 में, तो 169 में विधान परिषद के गठन और समाप्ति का बात कहा गया है। अगर 174 में, अनुच्छेद 174 में कहा गया है कि विधानमंडल की बैठक का उल्लेख 174 में है। किसी राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ की 4 प्रजातियां पाया जाता है? तो कछुआ के 4 प्रजाति भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो उड़ीसा में है, उड़ीसा में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में पड़ता है। सिमलीपाल भी उड़ीसा में आपका है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है। आगे देखिए कि नाभिकीय अभिक्रियाओं से संरक्षित रहता है कौन? नाभिकीय अभिक्रियाओं में केवल ऊर्जा का हमेशा संरक्षण रहता है। 2 नंबर सही हो जाएगा। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। 2 नंबर सही है। यह प्रश्न रेलवे में बहुत बार पूछा जा चुका है। निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अकार्बनिक घटक है? पारिस्थितिकी तंत्र का अकार्बनिक घटक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 4 नंबर सही है। निम्नलिखित तिथियों में किस दिन भारत में नागरिक सेवा दिवस सिविल सर्विस डे मनाया जाता है? सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर बात करें 21 जून को, तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद कौन होता है? समुद्री वातावरण में प्राथमिक उत्पाद फाइटोप्लैंक्टन होता है। 3 नंबर सही हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन। जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन किसे कहते हैं? जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन को टेमिकोलॉजी कहा जाता है। 4 नंबर सही है। किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को क्या कहा जाता है? इसके एकत्रीकरण को जैव संचयन कहा जाता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर, फ्लाइंग गिलहरी एवं लायन टेल्ड मकाओ किस क्षेत्र की एक विशिष्ट स्थानीय प्रजातियां हैं? तो ये जो दोनों है, यह एक पश्चिमी घाटी का एक विशेष प्रजाति है। 2 नंबर सही हो जाएगा। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? तो दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ में आपस में काटती है। मानक रेखा 82.5 डिग्री को कहा जाता है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री होता है। और ये दोनों रेखाएं छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती है, क्रॉस करती है। किस परियोजना को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है? तो मयूराक्षी परियोजना को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो सरकारी कारखाना यह होशंगाबाद में स्थित है। नोट छापने का सरकारी कारखाना होशंगाबाद में है। अगर बात कर ले कि अखबारी कागज का कारखाना, तो यह हो जाएगा नेपानगर। तो 42 का 2 नंबर सही हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर सबसे अधिक रहा है? तो यह हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर सबसे अधिक रहा। एलोरा की गुफा 15 के भितरकनिका, जिसमें भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो यह जो कृति है यह राष्ट्रकूट काल का है। राष्ट्रकूट काल का है। 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणीय अवस्था के बारे में असत्य है? यानी कौन सा कथन गलत है? गलत को चुनना है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है, इसलिए कि श्रेणीय अवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित है। यह उत्तर भारत नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 गलत है। निम्न में कौन मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुआ था? अंतरिम मंत्रिमंडल में आसफ अली शामिल नहीं हुआ। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है या 9 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। तो 9 का 47 का 3 नंबर सही हो जाएगा। एंटवर्प हीरे के तराशने एवं व्यापार का एक अग्रणी स्थल कहाँ पर स्थित है? यह जो अग्रणी स्थल यह बेल्जियम में स्थित है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष यूएस डेबर है। 1 नंबर सही है, यूएस डेबर। अगर बात करें ठक्कर बापा को, तो ठक्कर बापा को जनजाति के पितामह कहा जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब किया गया था? इसका शुरुआत 1 मई 2016 को किया गया था। 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी किस्म गेहूं की HIV
नहीं है, HY भी नहीं है, तो यह हो जाएगा रत्ना। रत्ना इसका सही आंसर है। नियोजन काल में भारत का विदेश व्यापार क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मात्र व मूल्य दोनों में बढ़ा है। आगे देखिए 53 नंबर, इसमें कहा गया है कि यथावित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में F का फुल फॉर्म क्या होता है? F किसको दर्शाता है? तो यह होगा फॉरेन को दर्शाता है। 3 में हो जाएगा फॉरेनर। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? तो भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है, और सबसे अधिक योगदान पूछेगा तो तृतीय क्षेत्र का हो जाएगा। तो 54 का 1 नंबर सही है। महासागरीय सतह पर निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो महासागरीय सतह का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। 2 नंबर सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरता है? तो जो भूमध्य रेखा गुजरता है वह हो जाएगा कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरता है। तो 2 नंबर सही है। आगे देखिए, संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ है, जो हवाई द्वीप पर स्थित है। अगर बात करें कोटोपैक्सी का, तो यह इक्वाडोर में है, फ्यूजियामा जापान में है, विसुवियस इटली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है? तो इसको बोट चैनल कहा जाता है। 4 नंबर सही हो जाएगा। 2011 के जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है? तो यह जो है 15वीं जनगणना है। अगर पूछा जाए कि आजादी के बाद कौन सी है, तो आजादी के बाद यह 7वीं हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा कथन है जो गलत है? तो इसमें से आपका 3 नंबर गलत है कि मारवा गोवा देश का सबसे गहरा बंदरगाह, यह बिल्कुल गलत है। देश का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह जो है वह विशाखापट्टनम है। 61 नंबर का मिलान करना है। एक तरफ इस्पात संयंत्र और दूसरे तरफ सहयोगी देश दिया गया है। तो राउरकेला का निर्माण जर्मनी के सहयोग से किया गया है। भिलाई का निर्माण पूर्व USSR के सहयोग से किया गया है यानी रूस से। दुर्गापुर का निर्माण ब्रिटेन के सहायता से किया गया है, और बोकारो का निर्माण रूस की सहायता से किया गया है। तो आपका 4 नंबर ही गलत है। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां निम्नलिखित में किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? बाबा बुदन की पहाड़ी से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। 2 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं यानी किसका जो मिलान है वह गलत है? आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में बिल्कुल सही है। बालप्रकम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, यह भी ठीक है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, यह गलत है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। तो आपका 3 नंबर गलत है। भारत में अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी में संगम कहाँ होता है? तो इन दोनों नदियों के संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। 3 नंबर सही होगा। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? तो चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में जीवाणु का उपयोग किया जाता है। 1 नंबर सही हो गया। आगे देखिए, गुदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो गुदेदार जो थैलेमस होता है वह सेब में खाने योग्य भाग है। आगे देखते हैं 67 नंबर, निम्नलिखित फसलों में से ब्लास्ट रोग किससे संबंधित? तो ब्लास्ट रोग का संबंध चावल से हो जाएगा। 1 नंबर हो जाएगा चावल। निम्नलिखित में कौन से जीव त्रिकोण की नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्लेंटीहेल्मिन्थीज। आगे बढ़ते हैं कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना होता है? तो हम जो हवा जो छोड़ते हैं, जो हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होता है। 1 नंबर सही हो गया। अगर बात करें कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना % होता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो होता है यह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। अब पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। निम्नलिखित धातु युग में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो सबसे हल्का धातु हो जाएगा लिथियम, और सबसे भारी धातु हो जाएगा ऑस्मियम। 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 72 नंबर, निम्नलिखित अम्लों में किसको बेकिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है यानी बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। 3 नंबर सही हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। जंग एक कैसा उदाहरण है? तो जंग एक प्रकार का यौगिक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन सल्फाइड के उपस्थिति के कारण। यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लगाया जाता है तो यह ध्रुवों के द्वारा प्रतिकर्षित होता है। 2 नंबर सही हो जाएगा। एटम बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो एटम बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे बनाया जाता है या फिर काम करता है। तो 1 नंबर सही है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? तो लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण को बताता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो ध्वनि के वेग पर दाब का कोई असर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, दाब। निकट दिशित दोष दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दिशित दोष को दूर करने के लिए नतोदर यानी कॉन्क्लेव जिसे
आउटर लेंस कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 80 नंबर कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होगा। तो जब यह द्रव में घनीभूत होता है तब यह ऊष्मा का निष्कर्षण करता है, 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे है 81 नंबर, एक गेंद को क्षैतिज से किसी कोण पर किस कोण से फेंका जाए कि वह सबसे अधिकतम दूरी तक जाएगा। तो सबसे अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए हमको 45 डिग्री से फेंकना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। राग भैरवी या राग भैरवी कब गाया जाता है। तो यह प्रातः काल में गाया जाने वाला गान है, तो ऑप्शन 4 सही है। जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था। तो इनका संबंध चित्रकला से है, 3 नंबर सही हो जाएगा। भारत के फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था पुणे में स्थित है, 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 ईस्वी में किया गया था, 1 नंबर सही हो गया। आगे देखिए 86 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट का सह संस्थापक हो जाएगा पॉल एलन, ऑप्शन 3 सही है। और वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की अगर बात करें तो बिल गेट्स हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य इनमें से कौन नहीं है। तो यह हो जाएगा टेक्स्ट को स्कैन करना, यह इसका काम नहीं है। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है, 3 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है। तो वेलोड्रोम का संबंध साइकिलिंग से होता है, 4 नंबर सही है। आगे है 90 नंबर कि निम्नलिखित में किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। खेल को उद्योग का दर्जा मिजोरम में दिया गया है, खेल को उद्योग का दर्जा मिजोरम में दिया गया, 4 नंबर सही है। नागानंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है। ये जो तीनों जो पुस्तक है यह हर्षवर्धन की रचना है, 3 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं 92 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ सिंह स्तंभ का घटक नहीं है। तो इसमें जो है सारनाथ का सिंह स्तंभ में दक्षिण दिशा में जो गाय जो है वह नहीं दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है, गाय दक्षिण दिशा को नहीं दर्शाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, यानी सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, हमारे भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है। निसार उपग्रह निम्नलिखित में किन 2 देशों का संयुक्त उद्यम है। जो निसार उपग्रह यह भारत और यूएसए का एक संयुक्त योजना है, तो 94 का 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किसको। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रत्नाकार लेखन के लिए प्रोत्साहन हेतु दिया जाता है, 3 नंबर सही हो जाएगा। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में किया गया था और प्रथम ज्ञान पुरस्कार 1965 में जी शंकर ग्रुप को दिया गया था। बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध किससे है। तो इसका संबंध नगर निगम वित्त से है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नगर निगम वित्त। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया। बिहार में चंपारण कृषि कानून 1918 में पारित किया गया था, चंपारण सत्याग्रह के 1 साल बाद। बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम कब पास हुआ। बिहार में ग्रीन बजट सर्वप्रथम 2021 में पास किया गया है, 1 नंबर सही हो जाएगा, 2021। आगे है 99 नंबर कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़ा। तो उनका नाम है शिलभद्र याची, शिलभद्र याची, 3 नंबर सही हो जाएगा। सेट 51 का अंतिम प्रश्न है कि अकबर के द्वारा बिहार के प्रांतपति के रूप में नियुक्त मान सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। तो मान सिंह ने अपना राजधानी रोहतास में बनाया था, 3 नंबर हो जाएगा रोहतास। तो चलिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर सेट नंबर 51 का सॉल्यूशन समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, अगर कुछ गलत होता है तो आप लोग जरूर बताएं, और वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।